एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित। पीएम मोदी के नेतृत्व की हुई सराहना। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला। सतलुज यमुना लिंक नहर पर पंजाब हरियाणा की हुई बैठक। केंद्र की मध्यस्थता में हल निकालने की कोशिश। 13 अगस्त को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सत्रह अगस्त को नरवाना के ऐतिहासिक दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने दी जानकारी। विकास को लेकर सांसद कुमारी शैलजा पर साधा निशाना। और 5 पॉइंट स्कीम ने बदली करनाल जिले के सुल्तानपुर गांव की तस्वीर। स्वच्छता की मिसाल की पेश। स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मानित। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में आज ये बैठक हुई। एनडीए संसदीय दल ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान दिखाए गए भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम किया है। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनडीए संसदीय दल ने चुनौतियों के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असाधारण नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रस्ताव में कहा गया कि एनडीए संसदीय दल इस कठिन समय में प्रधानमंत्री के असाधारण नेतृत्व की सराहना करता है। उनके अटूट संकल्प, दूरदर्शी राजनेता और दृढ़ नेतृत्व ने न सिर्फ राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण दिशा दी है, बल्कि सभी भारतीयों के हृदय में एकता और गौरव की नई भावना भी जगाई है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर अलग करके गोली मार दी गई। ये घटना पूरे देश के लिए गहरे दुख और आक्रोश का कारण बनी। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेवारी ली थी। हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था, भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें दंडित करेगा। एनडीए के प्रस्ताव में हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को दोहराया गया, जिसमें बिहार की रैली में उन्होंने कहा था, भारत हर आतंकवादी और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें खोजेगा और उन्हें दंडित करेगा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के महानायक नरेंद्र मोदी हैं। सारे पार्लियामेंट के मेंबर्स ने उनका सम्मान किया है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने भी फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री के सम्मान में एक टोकरी बनाकर भेजी जाएगी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के जो महानायक हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनका सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने उनका सम्मान किया है। हमने भी फैसला किया है, हम भी सारे कार्यकर्ता उनके सम्मान के लिए यहाँ से फूलों की एक टोकरी बनाकर भेजेंगे। 370 की छठी वर्षगांठ पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान व चीन को मजबूत पड़ोसी बताया है और देश के भविष्य पर दुख जताया, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह सर्वविदित है कि उनका शरीर कश्मीर में रहता है, लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में रहती है। वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आज उनको धारा 370 हटने की खुशी मनानी चाहिए, झूमना नाचना चाहिए। जो कश्मीर हिंदुस्तान से अलग होकर एक टुकड़ा रह गया था, जिसमें सारे हिंदुस्तान की स्कीम लागू नहीं होती थी, आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके लिए उनको खुशी मनानी चाहिए, ना कि इसका क्रिटिसिज्म करने। फारूक अब्दुल्ला जी सर्वविदित है कि उनका शरीर तो कश्मीर में रहता है, लेकिन उनकी आत्मा पाकिस्तान में रहती है। वो पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। आज उनको धारा 370 हटने की वर्षगांठ मनाने पर झूमना, नाचना, गाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर जो हिंदुस्तान से अलग होकर एक टुकड़ा रह गया था,
जिसमें सारे हिंदुस्तान की स्कीमें लागू नहीं होती थी, आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। इसके लिए उनको झूमना, नाचना, गाना चाहिए, ना कि इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भिवानी पहुंचे भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि जिला में 2 दर्जन से अधिक गांव में हजारों एकड़ भूमि अत्यधिक बरसात व नहरी ओवरलो के कारण जलमग्न हो गई है। इसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वे तुरंत सर्वे करवाकर किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दे। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के अलावा प्रदेश में बढ़ाए गए कलेक्टर रेट के मुद्दे को उठाएगी, क्योंकि बड़े स्तर पर जो कलेक्टर रेट में वृद्धि हुई है उसका बोझ गरीब व्यक्ति पर पड़ा है। तुरंत सर्वे करके उनको कंपनसेशन दे, कम से कम 50,000 रुपए किसान को बर्बादी के सरकार को करा, ना तो ये फसल की खरीद होती, एमएसपी की किसानों को तरफ से ठोकरें खानी पड़ती है। कलेक्टर रेट बढ़ाया है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम किया है। सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है और महंगाई है, बेरोजगारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्र में किसानों को फसल उत्पादन में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए कृषि विभाग किसानों से फीडबैक लेकर समस्याओं की पहचान करे और प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाए। वे कल चालू वित्त वर्ष की बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने कृषि विपणन बोर्ड को मोरनी के किसानों की बागवानी फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए एक लघु कलेक्शन सेंटर स्थापित करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ें। साथ ही प्राकृतिक खेती से जुड़ी अतिरिक्त प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएं। उन्होंने नई बागवानी नीति के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने पर बल दिया ताकि इसे शीघ्र ही लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वीटा के बूथों की संख्या बढ़ाई जाने के भी निर्देश दिए ताकि लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर आज नई दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की केंद्र सरकार की मध्यस्थता में अहम बैठक हुई। पंजाब हरियाणा के पानी विवाद को सुलझाने के लिए बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने की कोशिश की। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि काफी अच्छे माहौल में बैठक हुई। उन्होंने दोहराया कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है जिसे साझा नहीं किया जा सकता, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानी के अपने हिस्से की मांग को दोहराया और उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक माहौल में हुई है व इस मुद्दे के समाधान की उन्हें उम्मीद है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विवाद का समाधान निकालने के लिए कहा है और अगली सुनवाई 13 अगस्त 2025 को होनी है। मौजूदा बैठक को संभावित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर दशकों से गतिरोध बना हुआ है। हरियाणा फसल उत्पादन में सदैव अग्रणी राज्य रहा है। कई क्षेत्रों में किसान साल में 1 से अधिक फसलें ले रहे हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, परंतु मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। प्रदेश में पहली बार 25% भूमि में पोटाशियम की कमी पाई गई। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चिंता का विषय है, क्योंकि हरियाणा पोटाशियम की कमी वाला राज्य नहीं रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मृदा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश तोमर ने कहा कि अब किसानों को यूरिया और डीएपी खाद के अलावा खेतों में पोटाश की कमी को दूर करने के लिए एमओपी डालने की सलाह दी जाने लगी है। उन्होंने बताया कि मृदा विभाग में हर जिले से सैंपल एकत्रित किए गए थे, जिनमें से 3000 से अधिक सैंपल के रिजल्ट का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जमीन में फास्फोरस में बढ़ोतरी हुई है, परंतु पोटाशियम में कमी आई है। किसानों को सलाह देते हुए डॉक्टर दिनेश तोमर ने कहा कि 3 साल में एक बार अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार ही खेत में खाद डालें। शुगर मिल से निकलने वाली गन्ने की मैली को भी खेत में डालकर फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। भाई आप लोग 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराएं
और मिट्टी जांच करने के बाद, पानी मिट्टी जांच करने के बाद मिट्टी को जो हम आपको रिकमेंडेशन दे उसमें समन्वित खाद प्रबंधन करें, जिसमें कि आपको जो बताया गया है वो खाद आपका केमिकल वाला डालें, आपका फर्टिलाइजर्स डालें, साथ में गोबर की खाद डालें और केचुए की खाद डालें, और आपका पोटाशियम के लिए स्पेशली आप गन्ने की मैली जो शुगर मिल से निकलती है वो डालें। अगर किसान भाई वो डालता है तो उसको फर्टिलाइजर की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। एमओपी फर्टिलाइजर जो डालते हैं हम, म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसको भी हमें डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम मैली कहीं किसान भाई जहाँ शुगर मिल है वहां से ले सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमें एमओपी जो हम आपको मिट्टी पानी जांच करके रिकमेंडेशन दे उसके हिसाब से डालें, ताकि हम 10 से 12% जो फसल में पैदावार में कमी आ जाती है उसको पूरा कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अगस्त को नरवाना के ऐतिहासिक दौरे पर आ रहे हैं। ये दौरा न केवल विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए अपार समर्थन के प्रति आभार प्रदर्शन का प्रतीक होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा मील का पत्थर भी साबित होगा। मुख्यमंत्री यहां कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास करेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने नरवाना हल्के के गांव गुरसर में आयोजित धन्यवादी सभा के दौरान ये जानकारी दी। मंत्री बेदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री का ये दौरा नरवाना के भाग्य को बदलेगा, क्योंकि सरकार नरवाना क्षेत्र को विकास के मामले में अग्रणी बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए आया था। गुरसर गांव के लोगों ने जिस प्रकार से इतना भव्य कार्यक्रम किया, इतना मान सम्मान किया, मैं इनका दिल से आभारी हूं। और उन्होंने प्रॉमिस किया कि सैकड़ों की संख्या में यहां से लोग मैंने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए नरवाना में पहुंचेंगे। तो आप सभी को भी मैं निमंत्रण देता हूं। और जब गांव में आए तो विकास कार्य की उधर गांव में जरूरत लगती है, लंबे समय से विकास कार्य रुके हुए थे। तो आज गांव के माननीय सरपंच ने लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा के मांग पत्र दिया है, और मुझे आशा है कि सभी मांगे हम इनकी पूरी कर पाएंगे और आने वाले 6 महीने में कर लेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सांसद कुमारी शैलजा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने नहीं आते, जनता के प्रति जवाबदेही भी निभानी होती है। लेकिन हमारे सांसद तो सरकार में भी नहीं है और जनता के बीच तो बिल्कुल ही नहीं है। मंत्री बेदी ने आरोप लगाया कि कुमारी शैलजा को बतौर सांसद प्रतिवर्ष 55 करोड़ की सांसद निधि मिलती है, जिसमें से नरवाना हल्के के हिस्से में करीब 55 लाख आते हैं, लेकिन नरवाना में तो कहीं 1 रुपया भी दिखाई नहीं दे रहा। मंत्री बेदी ने कहा कि इतनी अनुभवी सांसद से हमें विकास की उम्मीद थी, लेकिन उनका गैर हाजिर रहना क्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। तो मेरी बात सुनो, जब जनप्रतिनिधि है, लोग वोट लेने के लिए आते हो तो फिर उनकी जिम्मेवारी निभाने की जिम्मेवारी होती है। और वो तो ऐसे सांसद है जो सरकार में भी नहीं है, लोगों ने 1 साल से देखा ही नहीं है। उनके हिस्से का 55 लाख रुपए 5 करोड़ साल के मिलते हैं, और एक विधानसभा में यदि काउंट करें 52-53 लाख रुपए तो कम से कम बनते हैं। नरवाना में तो मुझे कहीं लगता नहीं 1 रुपया भी दिया। और दूर सरसा तक मैं जाता हूँ तो वहां भी लोगों की ये बात है, पैसा कहाँ गया विकास का, समझ नहीं आ रहा। और इतने अनुभवी सांसद का जहां हमें लाभ मिलना चाहिए था वहां हमें उल्टा नुकसान हो रहा है। जन नायक जनता पार्टी द्वारा आज जिला जींद मुख्यालय पर इंसो का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जेजेपी नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बदहाल में पहुंच गई है। इस संबंध में जल्द ही इंसो का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलेगा और राजस्थान और पंजाब की अपेक्षा हरियाणा में विश्वविद्यालयों में अधिक फीस की वृद्धि को कम करने की मांग करेगा। कि आज पुलिस गायब है और गुंडे नायब है। प्रदेश के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्राइम मत देखो। आप पिछले 3 महीने का क्राइम रिकॉर्ड उठा लो और 3 महीनों के अंदर कोई सा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दो जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो। आप इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे कि नए टेक्निकल कोर्सेज और फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज यूनिवर्सिटी ला पाए, और दूसरी ओर पर कहते हो यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है। यूनिवर्सिटी तो ऑटोनोमस छोड़ा ही नहीं। अरे यूनिवर्सिटी तो ऑटोनोमस है, यूनिवर्सिटी तो किसी प्रकार के कदम उठाए, वाइस चांसलर और चांसलर के अप्रूवल पे उठाए। गरीब बच्चों के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा है, और उनके भविष्य को खतरा अगर इस सरकार ने
दिया तो कानूनी कार्रवाई में मैं भी उनका सहयोग दूंगा, क्योंकि कौशल रोजगार निगम बनाना मेरा सपना था। जेजेपी नेता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा सदन में विपक्ष के नेता का चुनाव कराना राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बूते से भी बाहर की बात हो गई है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब एक नेता के पास गिरवी है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तो पार्टी सत्ता में नहीं तब गुटबाजी है और जहाँ पर पार्टी सत्ता में है वहाँ भी बुरा हाल है। उन्होंने HKRN के कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया के सवाल के जवाब में कहा कि यदि ऐसा हुआ तो वह कानूनी तौर पर इन कर्मियों का साथ देंगे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल जिला सचिवालय के सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में गौरव गौतम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पलवल जिले के लिए जो घोषणाएं की गई उसको लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन पार इलाके में 35 से 50 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मानसून के बाद पलवल शहर की जर्जर सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विचार विमर्श किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पलवल अलीगढ़ रोड पर जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करेंगे और इस सड़क मार्ग को बेहतरीन बनाया जाएगा। जो सीएम अनाउंसमेंट्स हैं, जो बड़ी घोषणाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रैली में करके गए थे, चाहे वो लाइन पार के इलाके में 35 से 50 करोड़ तक के रोड्स हों, या आने वाले समय पर जब बारिश जैसे ही समाप्त होगी उसके बाद पलवल के जो रोड्स उनकी बेहतरीन व्यवस्था, और जो लंबे समय से नाले का काम जिसकी वजह से पलवल में जल भराव होता है उसकी समस्या 50 साल से ये पुराना समस्या है जल भराव। इसका कोशिश करेंगे कि परमानेंट सॉल्यूशन इस नाले को सरकार से बात करके खुलवाए। जल भराव से लेकर शहर को ब्यूटिफिकेशन की तरफ आगे ले जाना हमने तय किया है कि अगली बारिश से पहले हम प्रयास करेंगे कि पलवल में जल भराव ना हो। और अलीगढ़ जो रोड है जल भराव का केंद्र बन गया है, उसको आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर बेहतरीन रोडों में शामिल करेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली की ओर से पलवल के लोगों को पासपोर्ट सेवा घर पर ही उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन शुरू की गई है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस मोबाइल वैन सेवा का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार विशिष्ट, उप पासपोर्ट अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल में पहली बार पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। लोगों को इस सेवा का लाभ उठाना चाहिए। एक अच्छी शुरुआत, एक पलवल के अंदर पहली बार पासपोर्ट की सुविधा आई है। मुझे लगता है कि हमारे इलाके के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो दिल्ली, गुरुग्राम जाते थे, फरीदाबाद जाते थे, स्वाभाविक रूप से उसका एक सुगम काम पलवल के अंदर होने जा रहा है। 3 दिन तक ये वैन इसी परिसर में खड़े होकर पलवल इलाके के लोगों को पासपोर्ट की सुविधा देने का काम करेगी। ये पहली बार ये काम पलवल में होने जा रहा है। सेक्रेटरीट में आकर बुध, बृहस्पति और शुक्रवार 3 दिन तक ये पासपोर्ट बनाने की सुविधा पलवल के अंदर दी जाएगी। उप पासपोर्ट अधिकारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि पासपोर्ट बनाने के लिए 50 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यहीं पर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट सीधे आवेदक के घर पर पहुंच जाएगा। उद्घाटन किया है। इसमें वीक में 3 डेज चलेगी, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और इसमें पब्लिक को जो काफ़ी सुविधा मिलेगी। और ये जितने भी नियरेस्ट पलवल के आसपास जो भी जिला डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दूरी की दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पे आके इनका सारा प्रोसेस हम यहीं पे ख़त्म करके क्लियर कर देंगे। और यहाँ 50 एवरीडे की अपॉइंटमेंट्स हैं। जिस दिन जमा होगा, सबमिशन होगी, उससे 15 या 20 दिन में पासपोर्ट घर आ जाएगा। जनता को ज़्यादा सुविधा मिले, इसके लिए विदेश मंत्रालय की तरफ से एक नई सुविधा शुरुआत की गई है। इसमें जनता के पास आकर के वैन, ये अपॉइंटमेंट 50 अपॉइंटमेंट है पर डे के हिसाब से, और जिस एप्लीकेंट ने अपॉइंटमेंट ले ली है उनको स्कूल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड
पैन कार्ड ये लगा करके उनके वेरिफिकेशन विद इन वीक पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके अगले हफ्ते पासपोर्ट बन जाएगा और घर आ जाएगा। पासपोर्ट सेवा का लाभ लेने वाले आवेदकों ने बताया कि सरकार की एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि अब पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सुविधा मिलेगी। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मुझे बड़ा ही फास्ट प्रोसेस यहाँ पे फील आउट हुआ है। पलवल में बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे चल रही है, ये ऑनलाइन सारा कुछ हो गया है और अपॉइंटमेंट भी बड़ी। हरियाणा के करनाल जिले का सुल्तानपुर गांव स्वच्छता और जल संरक्षण का आदर्श उदाहरण बनकर उभरा है। गांव में वर्ष 2020 में ड्रेनेज प्रणाली में बदलाव किया गया और 5 पॉइंट स्कीम के तहत गंदे पानी को ट्रीट कर खेती में उपयोग किया जाने लगा। इससे गांव का पूरा स्वरूप बदल गया है और आज ये एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट जैसा दिखता है। गांव के सरपंच जसमेर सिंह को इस अद्वितीय कार्य के लिए 15 अगस्त को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। सरपंच ने बताया कि गांव में स्वच्छता को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। घर घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, पॉलीथिन पर रोक और सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति ने गांव को एक मॉडल बना दिया है। वीडियो और फोटो भेजो। गांव में शिवराज चौहान जी आए, 20 मई को वी सोमनाथ जी आए, जल राज्य मंत्री। उन्होंने गांव को देखा, खुश होकर गए। मतलब उन्हें यही कारण रहे होंगे, उन्होंने मेरा गांव छांटा। बिल्कुल सारा गांव हमारा, तो जब कोई बाहर आ जाता है सारा गांव खड़े हो जाता है स्वागत करने के लिए। रेडियो वाले फिरते हैं, वो कचरा घर घर से ले लेते हैं, लोग अपना पहले डाल लेते हैं। और स्वच्छता में ऐसा लगता है कभी शाम को अगले साल स्वच्छता में फर्स्ट आए। गाँव के सम्मान की बात है जी, मेरा कल्ले का नहीं है, पूरे गाँव का है, पूरे नीलोखड़ी ब्लॉक का, अरे हमारे करनाल जिले का। गांव में ग्राम सचिवालय, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, पार्क और कचरा शेड जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी सोमन्ना ने भी गांव का दौरा कर इसे सराहा है। गांव के नंबरदार विनोद कुमार ने बताया कि प्रदेश के नव नियुक्त पंचायत अधिकारियों को सुल्तानपुर का भ्रमण कराया जाता है ताकि वे इस मॉडल गांव से सीख ले सकें। गांव में गुटबाजी नहीं है और आज तक कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। सुल्तानपुर आज प्रदेश के सबसे स्वच्छ गांव में शामिल हो चुका है। मैसेज आया था सरपंच के पास, भाई फोटो भेज दो, आप लोगों को वहाँ पे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पे सम्मानित करेंगे। लोग बाग हमारी गवर्नमेंट की टीम में आती हैं, जितने भी BDPO यहाँ पे नीलोखड़ी HIRD में आते हैं, वो सभी यहाँ पे विजिट करते हैं, गांव की साफ सफाई देखते हैं। भाई एक कर्मचारी होते हुए भी इस गांव में इतनी सफाई है, इतना प्लांटिंग है, पेड़ पौधों को कर रख रखाव है। 5 पॉइंट तो हर एक गांव में बना रखे हैं लगभग मोस्टली, लेकिन उनका रख रखाव बहुत जरूरी है। फतेहाबाद जिले के परिथला गांव में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेड करने की मांग की जा रही थी। अब इस स्कूल के औपचारिक रूप से 12वीं तक की मान्यता मिल गई है, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। मान्यता मिलने के बाद पूरे गांव में लड्डू बांटकर ग्रामीण वासियों ने खुशी मनाई है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उस समय ये मामला शिक्षा मंत्री के संज्ञान में डाला था। अब वर्तमान सरकार ने ये मांग स्वीकार कर गांव के भविष्य को नया उजाला दिया है। तो उस समय की जो फाइल चली हुई स्कूल के अपग्रेडेशन की, वो अब इनकी फाइल क्लियर होकर के आ गई है और पिरथला गांव का स्कूल सीनियर सेकेंडरी के नाते अपग्रेड हुआ है। इसलिए आज पूरी ग्राम पंचायत, सब ग्रामवासी अपनी खुशी प्रकट करने के लिए और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी का आभार प्रकट करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इतनी पुरानी मांग को पूरा किया है और सब गांव वासियों को और गांव के जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये स्कूल जो है हमारा पिरथला काफ़ी बड़ा गांव है, आसपास बहुत छोटे छोटे गांव इसके लगते हैं, चाहे ठरवा है, ठरवी है, इधर नांगला गांव आ जाता है, पारला, फतेहपुरी, कई गांव इसके आसपास हैं जिनके बच्चों को इस स्कूल के अपग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। परिथला गांव के लोगों ने भी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पहले हमारे बच्चे सिर्फ 10वीं तक यहीं पढ़ सकते थे, 11वीं और 12वीं के लिए उन्हें टोहाना या अन्य दूरस्थ
स्थलों में जाना पड़ता था। कई लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती थी। अब लड़कियों को भी गांव में ही शिक्षा मिलेगी और माता पिता को चिंता नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल की सुविधा के साथ साथ अब रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क भी पूरी कर दी गई है, जो पहले नहीं थी। वे फैसले गांव के लिए वरदान हैं। उसके लिए हमने माननीय मराला साहब से मुलाकात की थी। सभी गाँव वासियों ने भी हमारे स्कूल की जो बच्चियां हैं वो बाहर जा रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, हर बच्चों को छोड़ के आना, लेके आना, बसों की सुविधा, और तो हमारे स्कूल को अपग्रेड किया जाए। इसके लिए माननीय मराला साहब ने 21 जून 2023 को शिक्षा मंत्री थे उस टाइम कंवरपाल जी, उनको हमारे गाँव में बुलाया था और वहाँ से घोषणा कराई थी। तो इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे स्कूल की ओर ध्यान करके इसको अपग्रेड किया। ये बहुत बड़ी मांग है। एक हमारे गांव का बहुत पुराना मसला था, रेलवे स्टेशन के लिए सड़क नहीं थी, आने जाने में बड़ी दिक्कत थी। वो भी माननीय मराला साहब के सहयोग से और माननीय मराला साहब ने सीएम साहब से मिलकर वो हमारा काम कराया। इसके लिए हम माननीय मराला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे गाँव को अपने गाँव से ज़्यादा बढ़कर मान सम्मान दिया। और हमारे गाँव हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में खेल विभाग की तरफ से आयोजित खेल सामान वितरण समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा की माटी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। इन प्रतिभाओं में निखार लाने के लिए प्रदेश सरकार तमाम खेल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए युवाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। युवा तभी स्वस्थ रहेंगे जब वह खेलों के साथ जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा की ग्राम पंचायतों की डिमांड के अनुसार 11 तरह के खेलों का सामान उपलब्ध करवाया है। सभी युवा इस सामान का सदुपयोग करें, अच्छा खेलें और प्रदेश का नाम रोशन करें। इससे पहले उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने गांव बीट, बीड पिपली, धनौरा जाटान, बोदला ग्राम पंचायत को खेलों का सामान वितरित किया और 111 गांव के सरपंचों को प्रतिनिधियों को 45 लाख रुपए की लागत का खेल सामान भेंट किया। गांव को खेलों का सामान वितरित किया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दें और जो आज किट दी जा रही है इसका सदुपयोग हो और गांव में जो खिलाड़ी इससे खेलेंगे उनको और भी मोटिवेट मिलेगा। फतेहाबाद में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेरोइन तस्करी करने वाले एक बड़े तस्करों के गिरोह के सदस्य को काबू किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने कहा कि आरोपी के कब्जे से लगभग 1 किलो 60 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर नाकेबंदी की गई और पुलिस ने आरोपियों को रोककर तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से 10 मामले दर्ज हैं। ये गिरफ्तारी नशा तस्करों के नेटवर्क पर एक कड़ा प्रहार है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि समाज को इस जहर से मुक्ति दिलाई जाए। नशा मुक्त हरियाणा हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। और मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, पंजाब से लेकर ये बड़ी खेप आए थे और अपना रतिया व बड़ों पर होते हुए पीरावाली और अन्य आसपास के इलाकों में इनका इसको बेचने का प्लान था। 10 मुकदमे इनके विरुद्ध पहले दर्ज पाए गए हैं, जिसमें एनडीपीएस के चोरी के, इमोरल ट्रैफिकिंग मतलब देह व्यापार वगैरह के मुकदमे, एक्साइज एक्ट के मुकदमे शामिल हैं। और हमारी 3 टीम इस पर लगातार काम कर रही है। जो ये पंजाब से लेकर आए थे वहाँ पर भी हमारी टीम गई हुई है कि भाई जो सोर्स को हम पकड़ पाएँ और आगे किसको बेचना था, पहले इन्होंने कितनी बार ये खेप वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करी है, तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। हमारी टीम ऑलरेडी पंजाब में है, कल ही चली गई थी और पूरी कार्रवाई करेंगे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।